नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और आज हम दंगल में चर्चा करेंगे बीजेपी की तैयारी विपक्ष पर अपने भारी। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी संबंध में देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोकसभा व राज्यसभा सांसदों के साथ मंथन भी किया। सीएम आवास में हुई इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने लोकसभा सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए और एक तरफ जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव को फतेह करने की तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने ही नेताओं की नाराजगी में उलझी हुई है। हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस हाईकमान को पर्यवेक्षक भेजने पड़ रहे हैं ताकि नेताओं के असंतोष को थामा जा सके, उन्हें मनाया जा सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि मैं बीते 1 साल से बेवजह बयानबाजी की अनदेखी करता रहा, लेकिन अब प्रकरण हाईकमान की जानकारी में लाया गया है और हाईकमान ने इस मामले में जल्द वरिष्ठ नेता पीएम पुनिया को उत्तराखंड भेजने का आश्वासन दिया है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। पहले दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन्हीं तैयारियों को धार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोकसभा व राज्यसभा सांसदों के साथ मंथन किया। सीएम आवास में हुई इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने लोकसभा सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनकी पूरी तैयारी है। जनता में बीजेपी को लेकर काफ़ी आक्रोश है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, महंगाई समेत कई मुद्दे कांग्रेस के पास हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में जनता भाजपा को जरूर सबक सिखाएगी। तैयार हैं उसके लिए। हमारे प्रभारी क्षेत्रीय प्रभारी बन चुके हैं और पार्टी इंटरनल सर्वे भी करा रही कि कौन सा कैंडिडेट मुफीद रहेगा जिसको हम वहाँ चुनाव लड़ाए। और इस समय अग्निपथ योजना का विरोध पहाड़ में है। उसके अलावा अंकिता भंडारी केस लोगों के जहन में है। उसके अलावा भर्ती घोटाले लोगों के जहन में है। यहाँ जिला विकास प्राधिकरण ने नाक में लोगों के दम कर रखा है और 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं के आस्था के केंद्र जोशीमठ और जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य की पीठ का अपमान, साथ में आदिगुरु शंकराचार्य का नाम का प्रस्ताव कैंसिल करके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जॉली ग्रांट का नाम करना, ये सारे हमारे पक्ष के विषय हैं और मुझे लगता है कि इस बार जनता लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को साथ देगी, समर्थन देगी, आशीर्वाद देगी। रात्रि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के मान्य सांसदगणों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय प्रदेश महामंत्री संगठन जी भी उपस्थित रहे। विशुद्ध रूप से यह बैठक एक रूटीन बैठक थी और आगामी, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आगामी क्या क्या कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए उसको लेकर के विचार विमर्श किया गया बैठक में। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस में जो अंतर कलह और जो लड़ाई चल रही है वो जग जाहिर है और उत्तराखंड कांग्रेस में ये कोई नई बात भी नहीं है। एक तरफ जहां भाजपा लोकसभा चुनाव को फतह करने की तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने ही नेताओं की नाराजगी में उछली हुई है। हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस हाईकमान को पर्यवेक्षक भेजने पड़ रहे हैं ताकि नेताओं के असंतोष को थामा जा सके, उन्हें मनाया जा सके। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि मैं बीते 1 साल से बेवजह की बयानबाजी की अनदेखी करता रहा,
लेकिन अब प्रकरण हाईकमान की जानकारी में लाया गया है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हो रही गलत बयानबाजी से हाईकमान चिंतित है। ऐसे में जांच समिति गठित की गई। पर्यवेक्षक पीएल पुनिया 14 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंचकर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं पार्टी में मचे इस घमासान से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी चिंतित हैं। 22 में हम चुनाव हारे तो मनोबल कार्यकर्ताओं का निम्न स्तर पर था। हताश और निराश हमारा कार्यकर्ता था, क्योंकि सब तरफ जीत कांग्रेस की ही बताई जा रही थी। तो हमारे सामने से समझ लीजिए सत्ता की थाली सरका कर भाजपा ले गई थी। ऐसे में टूट गया था कार्यकर्ता। लेकिन 1 साल का जो सत्तारूढ़ दल का कार्यकाल रहा है, उसने सियासी गलियारों में जो हलचल मचाई, जो राजनीति में भूचाल यहाँ की आया, चाहे वो अंकिता हत्याकांड, भर्ती घोटाला, विधानसभा बैकडोर नियुक्तियां, जोशीमठ भू धसाव इत्यादि से हुआ, उसके मद्देनजर कार्यकर्ताओं के खून में उबाल आया। माननीय अध्यक्ष के युवा नेतृत्व में कार्यकर्ता आपको सड़कों पर दिखा। यह पार्टी के सामने वाकई में गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी ज्यादा है, हर को कहने का अधिकार है, लेकिन वो डेमोक्रेसी अति की ओर जा रही है। ज्यादा छूट जिसे कहते हैं वो है। दूसरी बात यह, इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर भी जाना चाहिए। कुछ बात जो हमारे भाई लोग कह रहे, सीनियर लोग हैं, अगर सीनियर का सम्मान नहीं होगा, उस सम्मान पर ठेस पहुंचेगी, तो ये बातें पैदा होंगी। कुल मिलाकर चुनाव से पहले कांग्रेस में मचे इस घमासान ने हाईकमान के टेंशन को बढ़ा दिया है। निश्चित ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का अपने ही प्रभारी को ये कहना है कि उन्हें राजनीति का क भी नहीं पता। साथ ही अपने ही विधायक तिलक राज बेहड़ द्वारा कांग्रेस हाईकमान पर गढ़वाल की उपेक्षा का आरोप लगाने समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी ने हाईकमान को मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नेताओं में मचे इस घमासान को पर्यवेक्षक शांत कर पाएंगे? क्या कांग्रेस ऐसे ही 2024 की लड़ाई को जीतने का सपना देख रही है? क्या कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं पर भाजपा की नज़र है? क्या कांग्रेस हाईकमान प्रीतम सिंह, तिलक राज बेहड़ समेत अन्य नेताओं की नाराजगी को दूर कर पाएंगे? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है। लोकसभा राज्यसभा में तैयारियों को लेकर मंथन भी किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में चिंतन और मंथन किया गया, रणनीति बनाई जा रही है। दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष की अंतर्कलह के लिए पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं और हाईकमान की चुनौतियां और बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आखिर जनता की नाराजगी बता रही है, कांग्रेस की जनता की नाराजगी का इस बार सामना करना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे अनेक हैं। लेकिन उन मुद्दों को भुनाने में क्या कांग्रेस कामयाब हो पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं राजेश रस्तोगी जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संगीता शर्मा है आम आदमी पार्टी से, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीसी थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं राजेश जी आपसे। राजेश जी, देखा जाए तो कई तरीके की बयानबाजी जो कांग्रेस की तरफ से निकल कर आई, या तिलक राज बेहड़ की नाराजगी का जिक्र कर ले, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी नजर आ रही है और इस अंतर्कलह को लेकर आप क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी करण मेहरा जी के नेतृत्व में, हरीश रावत जी के नेतृत्व में, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से मुस्तैद है। कांग्रेस पार्टी की अपनी तैयारी चल रही है। हमारे पर्यवेक्षक गए हुए हैं, जिला अध्यक्षों का गठन हो चुका है, ब्लॉक अध्यक्षों का गठन हो चुका है, बूथ अध्यक्षों का गठन हो चुका है। आंतरिक रूप से हमारी भरपूर तैयारी चल रही है। 24 के लिए हम हर तरीके से तैयार हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का नकारापन है उत्तराखंड राज्य में, जो चीजें सामने आई हैं निकल करके, जिनको लेकर के उत्तराखंड राज्य की जनता में
भारी जनाक्रोश है, भारी जनाक्रोश है, वो सब चीजें हैं। हमारी पार्टी का अपनी अपनी हमारी पार्टी की समुचित तैयारी है। उसके लिए बहुत जल्दी हमारी पीसीसी भी डिक्लेयर होने वाली है। ये जरूर है कि बड़े नेता हमारे बयानबाजी करते हैं तो उससे बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे सब नेता राष्ट्रीय हाईकमान के नेतृत्व में उनके दिए गए कार्यों को लगातार कर रहे हैं। लगातार करण मेहरा जी हमारे इस राज्य में काम कर रहे हैं, संगठन को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। परेशानी है तो इनको है, भाजपा वालों को, जिनकी चर्चाएं हैं कि अब धामी जी भी बदलने वाले हैं, फलाने भी हटने वाले हैं, मदन कौशिक जी हरा ही चुके पिछला चुनाव धामी जी को। ये इनके अंदर की बातें हैं, ये जाने, हम उस पर गहरी विस्तार से जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी पार्टी एक सूत्र में बंधी है। हमारी पार्टी के नेताओं में वैचारिक जरूर कोई बातें हो सकती हैं, बयानबाजी हो, सब हमारे सम्मानित नेता हैं और ये लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी का। अपनी बात कह सकते हैं। भाजपा में तो दम घुटता है लोगों का, अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं। हम पूरी तरीके से 2024 के लिए तैयार हैं और चुनाव में बड़ा अच्छा रिजल्ट भी आएगा। करण मेहरा जी के नेतृत्व में एक एक करके आगे कदम बढ़ा रहे हैं, हर चीज का जवाब दे रहे हैं। भाजपा सरकार को भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और इस तैयारी के साथ अब चुनावी मैदान में आप लोग नजर आएंगे। आपकी पार्टी क्योंकि प्रमुख पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर टक्कर भी देखने को मिल रही है क्योंकि मुद्दे भी आपके पास बेहद अहम है। अब वो कितना उन्हें भुनाने में कामयाब साबित होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, कुलदीप राणा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आते हैं संजीव वर्मा जी। अगर देखा जाए तो बीजेपी की आंतरिक जो स्थिति की बात की जाए, आंतरिक रूप से बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। चाहे निकाय चुनाव को लेकर बात की जाए, क्योंकि लोकसभा से पहले निकाय चुनाव है, तो बीजेपी की तरफ से जो निकलकर सामने आ रहा है, उत्तराखंड के सीएम ने लोकसभा राज्यसभा में बैठक का आयोजन, चिंतन और मंथन तैयारियों को लेकर चुस्त दुरुस्त और एक रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितनी तैयारी है, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि वो एक सूत्र में बंधे हुए हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। आप कितना तैयार हैं? अनम्यूट करिएगा संजीव। लगता है अनम्यूट करिएगा। आवाज मिल रही है मेरी? जी, मिल पा रही है। आवाज मिल रही है? जी संजीव जी, आवाज मिल पा रही है। आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। जी जी सोनी जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अपने प्रदेश के प्रभारी के लिए काखा गाघा वाले एक ट्यूशन टीचर की व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें जिस प्रकार से सर फुटबॉल चल रही है, 5 नेता 5 ध्रुवों में सोचते हैं, खड़े होते हैं और 5 ध्रुवों में अपनी बयानबाजी जिस प्रकार से करते हैं, चाहे हरक सिंह जी की बात हो जो अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, चाहे हरीश रावत जी की बात हो जो कभी प्रीतम सिंह जी के ऊपर निशाना साधते हैं, तो कभी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के को ही नसीहत दे डालते हैं, कभी आपके तमाम कार्यकर्ता आकर प्रदेश अध्यक्ष जी से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी से जिस प्रकार से अभद्रता आपके कांग्रेस मुख्यालय में कर जाते हैं, और ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है और इस सारी बातों को कांग्रेस जो है अपने आंतरिक लोकतंत्र की जिस प्रकार से संज्ञा देती है बहुत ही हास्यास्पद है। और यदि यही आंतरिक लोकतंत्र है तो ऐसा लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी को मुबारक, राहुल गांधी जी को मुबारक, करण महाराज जी को मुबारक। और जिस प्रकार से अभी विगत दिनों कांग्रेस के कई बड़े नेता और आपके विधायक जिस प्रकार से बयानबाजी कर चुके हैं, और जिन लोगों ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसके ऊपर अपनी एक सहमति की मोहर लगाई और उसको अप्रिशिएट किया,
तो मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी, हम लोग एक दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, और तमाम विपक्ष भी जब तो मैं सोचता हूँ वो सरकार का काम अपने आप में जनता के द्वारा भी सराहनीय है, और जब विपक्ष भी सराह रहा है तो एक बहुत अच्छा हुआ है। और दूसरी बात, अब जिस प्रकार से भी आपने कहा 24 के चुनाव बिल्कुल सन्निकट हैं, तो भारतीय जनता वो चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़े से बड़ा चुनाव हो, हम हर चुनाव को बहुत ही गंभीरता के साथ लेते हैं, उसकी तैयारियों के साथ बहुत बेहतरी के साथ हम लोग जुड़ते हैं। चाहे प्रदेश की बात हो, जिलों की बात हो, मंडल की बात हो, चाहे बूथ की बात हो, और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में अपने पन्ना प्रमुख तक पूरी तरह से बना चुकी है। तमाम हमारे जितने भी हमारे अन्य मोर्चे प्रकोष्ठ हैं, उनकी कार्य समितियां लगातार हो रही हैं, और हम लोग चलिए, आपका भी यही कहना है कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, पूरी तरीके से आप तैयारी में जुटे हुए हैं और तैयारी है अंदर खाने की अगर बात की जाए। पीसी थपलियाल जी आपके पास आते हैं, इसके बाद संगीता जी आपके पास आएंगे। पीसी थपलियाल जी, कांग्रेस की रार अब पर्यवेक्षक भेजने पड़ रहे हैं, उस एकजुटता की एक कवायद नजर आ रही है, मान मनोबल का दौर शुरू हो चुका है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। बीजेपी की अपनी स्थिति जो है, बीजेपी कह रही है कि हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं, विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको वो भुनाने में लगा हुआ है, तो क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए, हमें इस चीज को स्पष्ट रूप से हम स्वीकार कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी पार्टी है, जिसका नीचे से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री 12 मास रात दिन चुनाव प्रचार की ही तैयारी करते हैं। इनके लिए भाड़ में जाए दी। ये लोग आज 5 सांसद इनके हमारे उत्तराखंड में हैं, जनता को पता ही नहीं कि 5 हैं कौन। वो सफेद हाथी मोदी जी के कारण जीते हुए हैं और लुप्त हैं। इसलिए हम कभी कभी सर पकड़ के बाल नोचते हैं कि हम क्यों पालते हैं इन लोगों को, किस लिए भेजते हैं इनको संसद में। ये संसद में कहीं कुछ ना बोलते हैं ना। यहाँ उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े कांड हो गए, उनमें गायब। जैसे कि अंकिता हत्याकांड में कोई सांसद बोला? कोई, मतलब इनको कोई ये नहीं मालूम था कि बेरोजगारों के सर फोड़े जा रहे हैं। कहां मरे थे ये सांसद? हमको बोलना पड़ रहा है, हमको लड़ना पड़ रहा है उन लोगों के साथ जो लोग आज इनके आतंक से, इनकी कुशासन से पीड़ित है। हमें दुख होता है कि कांग्रेस भी इनके जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ने में नाकामयाब रह गई है। इनके कौरवी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए समस्त विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो इसको नहीं तोड़ सकते हम। ये लोग इतने खतरनाक ढंग से कभी मजार तोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं देखो मजार तोड़ दी हमने, हम हिंदू कभी बोलते हैं। मतलब किस तरह की बातें करके एक भोली भाली जनता को गुमराह करने का पाप कर रहे हैं, पाप। और हम उस सीधी सादी भोली वाली जनता को समझाने में, बिकॉज ये धन्ना सेठ इन्होंने किस तरह से नोटबंदी के माध्यम से धन का संचय कर दिया है। आज हालत यह है कि कोई भी विपक्ष का नेता आज एमपी सांसद के लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट, जो धन ये मुहैया कराते हैं अपने सांसद को, वो अन्य कराने में बहुत मुश्किल होता है। मैडम, मैं इन सारे नेताओं की बातें सुनता रहता हूं। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं भाई कौन लगाएगा अपने 2, 4, 5 करोड़ गड्ढे में, कौन डालेगा इनके साथ? इनका तो बाप रे बाप। इसलिए पूरा आपने देखा एवरीथिंग, प्रधानमंत्री सुबह से शाम स्वीकार कर चुके ना, गाली देते हैं प्रधानमंत्री। आज दिन तक इनको ये नहीं मालूम कि इनको, अगर आज हिंडनबर्ग का इतना बड़ा केस इस देश के आगे है क्योंकि संसद में देश राष्ट्रीय मुद्दे आएंगे, और राष्ट्रीय मुद्दों को जिस तरह से इन लोगों ने भटका रखा है, जिस तरह से आज जनता सवाल चाहती है राइफल कहां गया, और जिसका नीचे इन्होंने नींबू निचोड़ा था वो कहां गया अगर पूछेगी तो ये नहीं बता पाएगी, क्योंकि राइफल, जब राइफल से बोलते थे हम शक्तिवान होने जा रहे हैं, वो राइफल गायब है।
इनको ये मालूम नहीं है अग्निपथ के माध्यम से मसले थपलियाल जी बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं विपक्ष के पास, और आप उन समस्याओं को बखूबी उठा रहे हैं। आप भी अपनी मजबूती और पकड़ मजबूत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का रुख कर लेते हैं। संगीता जी हमारे साथ बैठी हुई हैं। संगीता जी, कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस पूरी मजबूती से कह रही है कि हम पूरी मजबूती से एक सूत्र में बंधकर आगे आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी 2024 के रण में, मैदान में जंग लड़ने के लिए वो भी पूरी तरीके से तैयार है। आप अपनी तैयारी को कहां देख रही हैं और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आम जनता के बीच में आप जाएंगी उन्हें लेकर? देखिए सोनी जी, हर राजनीतिक दल अपने स्तर से अपने चुनाव की तैयारी करता है और लोकसभा चुनाव है तो हर जो राजनीतिक दल है वो चुनाव की तैयारी कर रहा है। लेकिन सोनी जी देखिए, एक भरोसा बीजेपी हो चाहे वो उत्तराखंड राज्य में 5 सांसद यहां से दिए, दोबारा सरकार बनाई, लेकिन जो मुद्दे थे, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, क्या उत्तराखंड के जो सपने थे या जो मुद्दे थे वो साकार हुए? वो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में खो दिया। अब ये जनता को तय करना होगा कि वो किसे चाहते हैं। उत्तराखंड की जनता को उत्तराखंड से ज्यादा प्रेम है या किसी राजनीतिक दल को बचाने की जिम्मेदारी? क्योंकि देखिए, हम ऊर्जा प्रदेश की एक तरफ बात करें सोनी जी तो लगातार बिजली महंगी, क्या मिला इस ऊर्जा प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश होने के नाते? हम बेरोजगारी की बात करें तो लाठी डंडे युवाओं ने खाए, आज भी वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लगातार पेपर लीक मामला। तो क्या मिला उन युवाओं को जिन्होंने भारतीय जनता संगीता जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही। संगीता जी, नेटवर्क इश्यूज की वजह से मुझे लग रहा है आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है आपकी। हम तक दोबारा से आपके पास आएंगे, तब तक रुक कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुलदीप राणा जी बैठे हुए हैं। कुलदीप जी, अगर देखा जाए तो करण माहारा ने जो बयान दिया, कई सारे मुद्दों को उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड की जो आम जनता है वो पूरी तरीके से नाराज है, वो बदलाव चाहती है। कांग्रेस के पास क्योंकि मुद्दे हैं भी बहुत सारे, चाहे पलायन हो, महंगाई हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, भर्ती घोटाला हो, जोशीमठ भूधसाव हो, ये तमाम मुद्दे हैं कांग्रेस के पास। बीजेपी भी पूरी तैयारी में नजर आ रही है और आज ही एक पशुपालन कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि जहां पर सशक्त मातृशक्ति प्रोग्रेस करती है, बढ़ती है, तो वहां उस राज्य का जो विकास है वो निश्चित तौर पर होता है। क्या कहेंगे? देखिए सोनी, उत्तराखंड में जो प्रमुख विपक्षी दल है वो कांग्रेस है, जो लोकसभा चुनाव में भी लड़ता रहा है, और उसके बाद यूकेडी है। आम आदमी पार्टी का शायद ये पहला लोकसभा चुनाव होगा राज्य। लेकिन विडंबना ये है कि अभी हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं और उनसे बात करते हैं तो कुछ बड़ी आश्चर्यजनक बातें निकल करके आती हैं, और मुझे आश्चर्य ये इस बात का होता है कि राजनीतिक दल के लोग इन बातों को, जनता के इन मुद्दों को क्यों नहीं गौर कर पाते, जनता की इन बातों को क्यों नहीं सुन पाते। अब ये इसके पीछे क्या कारण है, क्या राजनीतिक हित हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है। उत्तराखंड को लेकर के अभी हम कुछ दिनों पहले मैं कहीं बैठा हुआ था, वहां पे कुछ कांग्रेस के लोग भी थे, भाजपा के लोग भी थे, यूकेडी के लोग भी थे, जैसे यहाँ भी बैठे हुए हैं, और आपस में चर्चाएं हो रही थी, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी चीजों को लेकर के, राज्य को लेकर के। तो वहां एक कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक दल अपनी खामियों का ठीकरा जनता के ऊपर नहीं छोड़ सकते। हम ये कह करके कि जनता भोली भाली है, बहक गई है, लोकतंत्र में ये कहना जनता का अपमान करना है। क्योंकि इसी जनता ने जनादेश दे करके कांग्रेस को भी सरकार सत्ता के शिखर पर पहुंचाया है, यूकेडी के लोगों को भी विधानसभा पहुंचाया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये बात करना, और देखिए कोई राजनीतिक दल अगर 24/7 अगर वो चुनाव की तैयारी करता है तो इसमें गलत क्या है? ये उसके अपने राजनीतिक, उसके संगठन की अपनी खूबी है कि वो चुनाव जीतने के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार रखता है, अपनी गतिविधि को कितना पुख्ता करता है, अपने संगठन को कितना मजबूत करता है, और जनता के साथ कैसे संवाद स्थापित करता है। मैं इसी चैनल पे मैंने कई बार ये बात कही
और विधानसभा चुनाव से पहले भी मैं ये बात आज इसी के चैनल पे कह चुका हूं और आज फिर ये बात दोहरा रहा हूं कि उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी में जनता के साथ संवाद करने का जो हुनर है वो एकमात्र व्यक्ति में है, वो है हरीश रावत। हरीश रावत जनता से जुड़े हुए छोटे छोटे से मुद्दों पर भी और कई बार तो वो मुद्दे नहीं होते हैं, छोटे छोटे ऐसे विषय होते हैं जिनको लेकर के वो जनता से बात करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या तमाम माध्यम से, ठीक है। तो लेकिन कांग्रेस के इतने वयोवृद्ध नेता के अंदर जो जनता के साथ संवाद स्थापित करने का जो कौशल है, आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस के अन्य नेताओं में वो कौशल नहीं। बिल्कुल देखा गया है कुलदीप जी, हरीश रावत जी को कई बार गन्ने के ठेले में आप वार्तालाप करते हुए देखते हैं, बन नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो समन्वय वो एक सूत्र में पिरोए हुए जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी अंतर्कलह सामने आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें पार्टी का ही नुकसान होगा। वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं 2024 को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर कि किसकी कितनी तैयारी नजर आ रही है, और विपक्ष में जो अपने ही जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी एकजुटता नजर नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है चुनौती और बढ़ जाती है, क्योंकि एकजुट भी करना है इनको। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ राजेश जी भी हैं। राजेश जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, आपने कहा आंतरिक रूप से आप पूरी तरीके से तैयार हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, एक सूत्र में बंधे हुए हैं, तो फिर पर्यवेक्षक क्यों भेजने पड़ रहे हैं? मान मनोबल का दौर क्यों शुरू हो गया है? अनम्यूट करिएगा। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं। हेलो, पर्यवेक्षक लगातार जुड़े रहते हैं, आते हैं पर्यवेक्षक, और हमारे जो प्रभारी देवेंद्र यादव जी, मैंने कहा ना कुछ बातें हो सकती हैं, करते हैं, लेकिन भाजपा को कांग्रेस में इंटरेस्ट लेने की क्या आवश्यकता है? भाजपा का किला तो खुद ही चरमराने वाला है, सबको दिखाई दे रहा है। किस तरीके से पेपर लीक मामले में बच्चों का भविष्य खराब किया, किस तरीके से अंकिता भंडारी के मामले में वीआईपी के नाम को छुपाने का काम किया, कि जिस तरीके से सोनी जी जोशीमठ में दरारें आई हुई हैं, उसी तरीके से भाजपा में भी दरारें आई हुई हैं। चुनाव आएगा तो पता चलेगा। राजेश जी, एक मिनट, बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बड़ी शक्तिशाली बनती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के लोगों को क्यों तोड़फोड़ में लगे हुए हैं? क्या दुकान नहीं चल रही है भाजपा वालों की? जब इतना प्रचंड आपका सिस्टम है, इतना प्रचंड, बीजेपी को मौका क्यों दे रहे हैं राजेश जी आप? जब अंदर के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है, अगर तिलक राज बेहड़ की बात करें तो क्या हाईकमान अब उनकी नाराजगी दूर कर पाएगा? हाँ, अगर हमारे विधायक अपनी पीड़ा नहीं गाएंगे, उनकी बात कांग्रेस हाईकमान हल नहीं करेगा, तो उनकी मांगे, उनकी परेशानियों को बीजेपी थोड़ी हल करेगी, कांग्रेस करेगी, करती है। उन्हें कुछ लगा होगा, उन्होंने अपनी बात रखी है, हाईकमान ने उनकी बात को लिया है गंभीरता से। प्रीतम सिंह जी ने कोई बात कही है, हाईकमान ने उनकी बात को लिया है गंभीरता से। इसमें तो बीजेपी वालों के पास तो नेता भी नहीं है। हरीश रावत जी जिस तरीके के नेता हैं, जिस तरीके की उनकी लोकप्रियता है, उनका विकल्प तो भाजपा वालों के पास भी नहीं है। इनका तो पता ही नहीं है लीडरशिप का। अभी जबरदस्ती थोप देते हैं लीडरशिप ला करके, बड़े नेताओं को, सबको अपमानित करते हुए कुछ भी कर देते हैं। असंतोष की भट्टी में सुलग रही है उत्तराखंड की भाजपा। जब लोकसभा का चुनाव आएगा सोनी जी, तो सब चीजें दिखाई देंगी, पता चलेगा सब चीजों का, किस तरीके से मदन कौशिक जी का दमन कर रखा है, जो इनके पूर्व अध्यक्ष हैं, किस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को हराने का काम किया है। रमेश पोखरियाल निशंक जो सांसद है, वो जो जिन्होंने मंत्री रहते हुए ये घोषणा करी थी। संजीव जी, आपके पास विकल्प नहीं है? एक मिनट सोनी जी। रमेश पोखरियाल निशंक जी जब मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उन्होंने घोषणा करी थी, बड़े बड़े भाजपा के नेता उनके साथ बैठे थे, उत्तराखंड के हर ब्लॉक में एक केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे, पलायन रुकेगा, व्यवस्था बनाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। कौन से ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय खोल दिया है? जरा दूरबीन लगा के देख तो लो। इनके कर्म इतने खराब है, जनता बड़ी नाराज है। आने वाला समय इनको बताएगा
हमारी पार्टी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है भैया अपनी देखो। आते हैं संजीव जी, आते हैं। नहीं है कांग्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, लेकिन फिर भी आपके कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महारा ये बात कह रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं, आप करें ना करें, लेकिन वो कह रही हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी नाराजगी जरूर सामने आ रही है, तो वो हाई कमान में जाएगी। तो ऐसी नौबत, ऐसा मौका आप बीजेपी को दे रहे हैं, आप पक्ष को दे रहे हैं उसमें जी। कांग्रेस हाई कमान के सामने अगर उनका विधायक अपनी बात नहीं कहेगा, किसके सामने कहेगा? आप तो सुनते भी नहीं हो अपने विधायकों की बात। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन स्थिति जो बनी अंदर खाने की अंतर्कलह जो है, जो भी रार है कांग्रेस के अंदर, वरिष्ठ जो नेता हैं उनके बीच की रार सामने जग जाहिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पार्टी का ही नुकसान है। संजीव जी आपके पास आएंगे, क्या आपके पास विकल्प नहीं है? अनम्यूट करिएगा जी, सुन पा रहे हैं? संजीव जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। नहीं, उनकी आवाज मिलेगी जी, मिल पा रही। जी 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 सुन पा रहे हैं। ये बता भी नहीं सकते पहाड़ के युवाओं के लिए क्या किया, पहाड़ की विधवाओं के लिए क्या किया, पहाड़ की महिलाओं के लिए क्या किया। राजेश जी, संजीव जी जवाब दे रहे हैं, क्या विकल्प नहीं है आपके पास? सोनी जी मेरी कोई लीडरशिप नहीं है, इन्हें तो थोपी जाती है ऊपर से। सोनी जी मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल पा रही है, सुन पा रहे हैं आपको। जी जी सोनी जी देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ, और जिस प्रकार से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस रोज हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, उन्होंने पूरे देश भर के तमाम कार्यकर्ताओं से एक आह्वान किया कि न केवल जनता का हमको वोट लेना है, बल्कि जनता के दिलों पर हमने राज करना है और जनता की हर सुख दुख में उनके साथ खड़े होना है और जनता को अपना बनाना है। जनता के क्या दुख तकलीफें उनका भी आप ज्ञान लें और सेवा भाव के साथ जनता के बीच जाए। उसी ध्येय को लेकर भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता, चाहे केंद्र की योजनाएं हो चाहे प्रदेश की योजनाएं हो, तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं और जन सरोकार से तमाम जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उनके ऊपर हमारी सरकार बहुत गहनता से काम कर रही है। हमारी सरकारें जिस रोज किसी भी योजना संजीव जी अच्छी बात है, जिम्मेदारी भी बनती है कि जो सरकार सत्ता में है तो उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आम जन समस्याओं को सुना जाए, विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, ये जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरीके से राजेश रस्तोगी जी ने कहा कि आपके पास कोई लीडरशिप नहीं है, कोई पुख्ता और मजबूत विकल्प नहीं है, इस बात को आप मानते हैं? सोनी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में पूरी तरह सशक्त है और हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक बहुत इस समय तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और अनुशासन के दम पर और अनुशासन का जो बोलबाला भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मैं सोचता हूं आप चाहे देश की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे देश भर में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो हमारे अनुशासन के बराबर कहीं पर भी ठहरती हो। और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का बातों को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, सत्कार करते हैं और यही कारण है हम सब लोग मिलजुल कर अभी जो 2024 का हमारा चुनाव है, 5 सीटें तो हम लोग जीतेंगे ही, किंतु जीतों के अंतर को मैक्सिमाइज करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप कांग्रेस को यदि देखते हैं तो अभी 1 साल का चुका है, कांग्रेस की जो प्रदेश की टीम है वो उसी का ये लोग गठन नहीं कर पाए कि इनको अपने प्रदेश की टीम बनाने के लिए दिल्ली, मध्य प्रदेश और झारखंड तक से लोगों को लाकर यहाँ पर अपनी टीम में समायोजित करना पड़ रहा है।
चलो, बड़े टीम को दुर्भाग्य की बात गठित है। नहीं कर पाए, इसका जवाब कांग्रेस- लेंगे, लेकिन उससे पहले संगीता जी के पास जाएंगे। जी, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बात को कोई मानता नहीं है। और अब तो बड़ी बात ये हो गई है कि अब सेंटर से भेजे हुए पर्यवेक्षक प्रदेश के नेतृत्व को और प्रदेश की टीम को चलाने का काम करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं सोचता हूं कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी हो नहीं सकता। और जिस प्रकार से वो एक वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है, वह कांग्रेस को न जन सरोकारों से कोई लेना देना है, न किसी की जन भावनाओं से कोई लेना देना है। ये लोग लड़ रहे हैं तो केवल और केवल अपने को बचाने के लिए, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, अपना वर्चस्व कैसे हम लोग कायम कर सकते हैं, इसी ध्येय को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो भी कोई कार्यक्रम करते हैं। अभी विगत दिनों चलिए संगीता जी के पास जाएंगे, आएंगे आपके पास। के बड़े नेता हैं संजीव जी, आते हैं आपके पास। संगीता जी का रुख कर लेते हैं। संगीता जी, अगर देखा जाए आंतरिक रूप से तैयारी की अगर बात की जाए, आंतरिक रूप से तैयारी बीजेपी कहती है, अनुशासन जो है वो केवल बीजेपी में है। आम आदमी पार्टी भी अब चुनावी मैदान में होगी, तो बाकी पार्टियों को लेकर बीजेपी की जो ये सोच है और जो बार बार ये विपक्ष की तरफ से भी बात निकलकर सामने आ रही है कि अब जो जनता है उत्तराखंड की वो बदलाव चाहती है, तो आखिर उन बदलाव में आप अपने आप को कैसे, कहां पर देख रही हैं और कितना आगे पा रही हैं? संगीता, बदलाव जनता को करना होता है। सारी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और बदलाव जनता को करना होता है। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, नेटवर्क का इशू हो गया था कि भाजपा पर यहाँ की जनता ने विश्वास जताया, देश में भी विश्वास जताया, लेकिन इस राज्य को कुछ मिला नहीं डबल इंजन की सरकार से। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सांसद देखिए 5 सांसद चुने गए, ये कहा गया था कि सांसदों ने गांव गोद लिए हैं। उन गांव का आज पता नहीं है कि कौन से गांव गोद लिए और उन गांव का कितना विकास हुआ है। स्मार्ट सिटी की बात हुई कि 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश में बनेंगे। स्मार्ट सिटी कहाँ है ये नहीं पता। आज उत्तराखंड में ही देहरादून का क्या हाल है ये जग जाहिर है। युवाओं के लिए रोजगार की बात हुई, लेकिन रोजगार का स्तर आज क्या है? चश्मा खरीदिए। आपने चश्मा पहना है, आप उसी से देख लिया कीजिए। संजीव भाई बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। संजीव भाई बीच में मत बोलिए, सत्ता में है जरा। चलिए संगीता जी को बोलने दीजिए, संजीव जी बाद में जवाब दीजिएगा। जी, आपकी तो वो रोजगारों का पता नहीं है। उत्तराखंड के युवाओं को लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। ऊर्जा प्रदेश हम कहते हैं, लेकिन क्या मिल रहा है? महंगी बिजली। यहाँ सारी नदियां बहती हैं, पानी यहाँ महंगा। तो देखिए, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार से उम्मीद, अरे दिल्ली से कंपैरिजन करिए ना, बिजली की दरों का, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिला। बिजली की दरों का दिल्ली से कंपैरिजन करिए ना। जनता इस समय पूरे देश में आक्रोशित है, पूरे देश में आक्रोशित है। आप पिछले चुनाव के रिजल्ट भी देखिए, 3 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन वहां जो वोट का रेशियो है वो गिरा है। ऐसा नहीं है कि सरकार बनी, आप देखिए किस तरीके से वहां सरकार बनी है। भले ही उसे बहुत पॉपुलर कर दिया जाए कि भाजपा की जीत हो रही है, लेकिन अंतर नजर आ रहा है कि पहले क्या था और आज क्या है। जिस तरह से पहले अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, इन्होंने हिमाचल का चुनाव हारा, दिल्ली में एमसीडी चुनाव हारे, तो जो एक माननीय मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो थी वो धीरे धीरे उस तरीके की नहीं रही, क्योंकि सबको बहुत आशाएं थी सोनी जी की महंगाई कम होगी, रोजगार मिलेगा, विकास होगा देश का, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत काम हुए हैं। आज अडानी जी का इतना बड़ा मुद्दा, आप उत्तराखंड में देखिए, शराब सस्ती और कॉपी किताबों पर शुल्क है, बच्चों की पढ़ाई महंगी, जो यहाँ के स्कूल हैं वो लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पहाड़ों तक अभी पहुंची नहीं है, लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। सोनी जी, ये गारंटी बात पूरी हो जाने दीजिए, इसके बाद संजीव जी आप जवाब दे सकते हैं। आपकी तरह नहीं है, आपकी गारंटी बांटने आए थे और लोगों ने इनका बोरी बिस्तर बांध के 70 में से 68 सीटों पर इनकी जमानत जब्त करने का काम किया। और जो मुफ्त की गारंटियां बांट रहे थे, इनकी गारंटियां लपेट कर इनको रुखसत कर दिया दिल्ली के लिए। चलिए संजीव जी बात को पूरा कर लेने दीजिए, रुखसत कर दिया है आपको। देखिए, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। इनके पास जवाब देने के लिए नहीं होता सोनी जी। अब इनसे पूछा जाए कि पलायन क्यों हो रहा है तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इनसे पूछा जाए पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्यों नहीं है तो ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये दिल्ली, मुंबई, पंजाब सब जगह पहुंचेंगे, लेकिन
जो जवाब इनसे मांगा जाए वो नहीं दिया जाएगा कि ऊर्जा प्रदेश है तो यहाँ के लोगों को तो मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। 924 ऐसा लिया जा रहा है। 924 डॉक्टर थे 2017 में, आज 2775 डॉक्टर। जानकारी होनी चाहिए आपको। कौन से सरकारी स्कूल में उत्तराखंड में आप मेरे को ये बताइए, दिल्ली में आपने कितने नए विद्यालय बताए? चलिए संजीव जी, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, दिल्ली ना जाए तो बेहतर होगा। संजीव जी, कौन सा नया विश्वविद्यालय बनाया? जवाब देंगे आप? यूं ही नहीं जिताया। अरे बताइए, अरे जवाब दीजिए ना मेरी बात का जो। संजीव जी, पहले बात तो पूरी सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिएगा। जवाबदेही आपकी ही है। जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए ना। कौन से नए स्कूल बनाए आपने? कौन से नए स्कूल बनाए? कौन सी नई यूनिवर्सिटी बनाई? अरे जवाब दो ना। अरे आप मेरी बात का जवाब दो ना। आपकी सरकार थी, आपके उप मुख्यमंत्री संजीव जी, जेल में है, बेल का इंतजार कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री पिछले 7 संगीता जी, आपको क्या लगता है जनता का समर्थन किससे मिलेगा? संगीता जी, बेल का इंतजार कर रहे हैं। पहले तो इन्हें चुप करा दीजिए, तभी ये आपकी कट्टर ईमानदार पार्टी। ऐसे किसी को कुछ पार्टी है और रहेगी, आपकी तरह नहीं। आप अभी कह रहे थे संजीव जी, बीजेपी में ही अनुशासन है। दो उदाहरण है, दो अनुशासन सिर्फ बीजेपी में है, ये चीज अभी आपने कहा, तो अनुशासन का पालन कीजिए। संजीव जी, अनुशासन का थोड़ा पालन कर लीजिए। संगीता जी की बात पूरी हो जाए, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। संगीता जी, क्या लगता है जनता का समर्थन किसकी ओर रहेगा, किसे रहेगा? देखिए, जनता का समर्थन आम आदमी पार्टी की ओर रहेगा सोनी जी। जिस तरह से हमने 10 साल में अपने ग्राफ को तय किया है, हम कल राष्ट्रीय पार्टी बने 11 अप्रैल को, तो ये पहली ऐसी पार्टी है जिसने 10 साल में खुद को साबित करके दिखाया और करोड़ों जो यहाँ की जनता है उसने हमारे को समर्थन दिया, विश्वास दिया, जिसकी वजह से हम राष्ट्रीय पार्टी बन पाए। और देखिए, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये जेल में वो जेल में, ये तो भ्रष्टाचारी, इनके दल में आ जाए तो वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। जो संगमा जी मेघालय में इन्होंने सरकार बनाई सोनी जी, उसको हमारे गृह मंत्री जी चुनाव में कहते थे सबसे भ्रष्टाचारी नेता है, और माननीय मोदी जी ने जाके शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ सरकार बनाई। करते डरते कुछ नहीं, और केवल चलिए, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि किसने आम जनता के लिए कितना काम किया है। ये आने वाले वक्त में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। आरोप और प्रत्यारोप तो यूं ही लगते रहेंगे। राजनीतिक पार्टियों का यही काम है कि आरोप और प्रत्यारोप लगाएं। आम जनता के हित में कब सोचेंगे आप लोग? थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। थपलियाल जी, बीजेपी कहती है हम अनुशासन वाली पार्टी एकमात्र बीजेपी है। कांग्रेस में करण माहारा ने कहा कि अंकिता भंडारी को लेकर जो कुछ कार्य रही, सीबीआई जांच की मांग की गई, ये मुद्दा उनके पास है। उन्होंने इसको लेकर कहा कि अब जनता के अंदर एक नाराजगी बीजेपी को लेकर देखने को मिल रही है और उसका समर्थन अब भरपूर उन्हें मिलेगा। बीजेपी का ये कहना है कि दुख तकलीफों के लिहाज से ये आम जनता के लिए बहुत बेहतर कर रही है और आम जनता के साथ, यानी कि सबका साथ सबका विकास। हमें साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की नीतियों के बारे में कम और सांप्रदायिक मुद्दे हैं उनको ज्यादा उछालते हुए सफलता हासिल करते हुए दिख रही है। और दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि जिस तरह इनका प्रचार तंत्र है, यहाँ पे विद्वान लोग कहते हैं कि हक है राजनीतिक दलों को 24/7 में प्रचार करने का, ये सबसे दुर्भाग्य है। क्योंकि अगर लोकतंत्र के 4 पहिए होते हैं और चारों अपना प्रचार करने लग जाएं तो देश का बेड़ा गर्क निश्चित हो जाएगा। कार्यपालिका अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है, मीडिया अपना काम करता है। इनको कौन बोलता है कि तुम पैसे, जनता के पैसे धन करके चेहरों की फोटो ही लगाए फिरे हो, तुम चारों तरफ करोड़ों रुपए तुमने खर्च कर दिए जनता के, और तब विद्वान बोले कि ठीक कर रहे हैं। दूसरी ओर विद्वान कहते हैं कि साहब हुनर है एक व्यक्ति पे। अरे उस व्यक्ति पे हुनर है तो वो दोनों सीटें क्यों हार गया? अपनी संसद सीट हारा, अपनी विधानसभा की दोनों सीटें आया। तो ऐसे विद्वानों से भगवान बचाए जो कहने के लिए कि साहब हरीश रावत में हुनर है। मैं ये कहता हूं कि आज की तारीख में हमने सिसोदिया जोशी की भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी बुलंद लड़ाई लड़ी थी इस देश में, और जिसके कारण ये भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हुई। उस व्यक्ति को जिसने शिक्षा के मामले में एक नया आयाम खड़ा किया इस देश में, जेल में बंद कर रखा है, जेल में, और कोई मतलब कारण नहीं है। देखिए, उसी तरह से
मैं हमारी किरण नेगी का बाप न्यायपालिका के बड़े बड़े जजों के दरवाजों पे सर फोड़ रहा है, और हमारे विधायक अंधे होकर मालूम नहीं कहां छुपे हुए हैं। ऐसे विधायकों को हमें निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा, और हमें जो विपक्षी एकता की मैं कांग्रेस से रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं उनके विधायक की यहाँ पे तू मैं तेरा वो मेरा ऐसा कह के नहीं चलेगा। यहाँ पे जो डिबेट है, डिबेट जो लड़ाई 2024 की है, ये देश का भविष्य तय करेगी। हो सकता है कि 2024 से हम बोल भी ना पाए, बोलेंगे तो हिटलर हमें अंदर कर देगा। हिटलरी शासन बोल रहे हैं कि लोकतंत्र, कांग्रेस के लोकतांत्रिक मर्यादाओं पे उंगली उठाने वाले ये नहीं समझ रहे कि कॉन्ट्राडिक्शन इज ए साइन ऑफ प्रोग्रेस। जहां कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं वहां उन्नति होती है, और जहां पढ़ पढ़ के एक आदमी बोलता जा रहा है, मीडिया को भी संबोधित नहीं कर रहा, उस देश का क्या होगा? उस देश के जहां से कई अपने करोड़ों रुपए लेके भाग रहे हैं, जिस देश में हिंडनबर्ग जैसी समस्याओं का सवाल खड़ा हो रखा है, जिसमें कि अडानी के पोर्ट में करोड़ों रुपए की डरक पकड़ी जाती है, मालूम अभी पड़ रहा है हिंडनबर्ग में शेल के माध्यम से दाऊद के भी पैसे आए हैं। ऐसे देश में अभी देखते रहे ना, ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे मैडम। जब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ये सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि हमारे देश में तमाम आवाजें दबा दी है इन लोगों ने, और ये लोग जो लोकतंत्र की बात करने के लिए यहाँ पे आए, अरे क्या बातें कर रहे हैं? किस तरह का आज हालत कर दी है, रोजगार खत्म, बता दिया कि साहब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गिना रहे हैं, फोटो लगा रखी है। पलियाल जी, नाराजगी सिर्फ बीजेपी की तैयारियों से है या सभी पार्टियों की तैयारियों से? देखिए मैडम, तैयारी क्या है, जब सेवा करता है तो जो सेवा लेता है उसको पता लगता है कि मेरे घुटने इसने अच्छी तरह दबाए, और वो सेवा ही नहीं कर रहा है, राजेश जी आते हैं, कर रहा है कि मैंने सेवा कर ली, बंदर की तरह उछल कूद मचा रहा है। ऐसे लोगों को विद्वान लोग अच्छी तरह देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रचार के अलावा जीरो, नथिंग, खोखला कर दिया ये देश, और तब प्रचार हरदम प्रचार, 24 घंटे प्रचार। मतलब देखिए आप क्या हालत है। क्या जिस देश में सरकार बोले कि ताली बजाओ, राजेश जी आते हैं, उस देश में पलियाल जी, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं जरा। आपको किसने रुकाया प्रचार करने के लिए? ये है, आपको किसने रुकाया प्रचार अरे करने के लिए? आप भी करिए प्रचार, हम लोगों नहीं है, अपनी पार्टी का प्रचार करिए। तैयारी हर एक पार्टी करेगी। लूट का पैसा, माफिया। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं जरा। राजेश जी अनम्यूट जी। मैडम मैं कहना चाहूंगा, ये जो डिबेट है हमारी, बीजेपी की तैयारी विपक्ष पे भारी, तो बीजेपी की ऐसी कोई तैयार नहीं है जो विपक्ष पे भारी। उत्तराखंड के लोगों में बड़ा आक्रोश बीजेपी के खिलाफ है। एक बात बड़ी कॉन्फिडेंस अच्छी बात है राजेश जी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो नुकसानदायक होता है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महारा का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा 2022 में जो चुनाव पूरा बहुमत मिला और जो परोसी हुई थाली थी वो बीजेपी मार ले गई, तो इससे एक सबक भी लेना चाहिए। एक बात अपनी पूरी कर दो, उसके बाद आप बोल देना। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिन मोदी जी के नाम पे उत्तराखंड की सरकार बीजेपी की बनी, जिन मोदी जी के नाम पे उत्तराखंड की महिलाओं ने, उत्तराखंड के युवाओं ने बीजेपी को वोट देकर के प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, मुझे कष्ट है, दुख है। मेरे पास भी 2 छोटी छोटी पोतियां हैं, बेटियां हैं 2, वो भी उत्तराखंड की बेटियां हैं। मुझे इस बात का कष्ट है, माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री केदारनाथ आए, बद्रीनाथ आए, मैंने तो आपके चैनल में एक बार भी उनको ये कहते नहीं सुना कि भाई मैं निंदा करता हूँ, दुख होता है, कष्ट होता है, सजा दी जाएगी, एक बार नहीं बोले। मुझे तो ऐसा लगा कि मोदी जी को उत्तराखंड की बेटियों से इतनी नफरत क्यों है, भाजपाइयों ने क्यों प्रदर्शन नहीं किया। आज राहुल गांधी की ईडी होगी, जायज भी है। अगर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये स्लोगन जो है इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कुलदीप जी का रुख कर लेते हैं जी। इस बात का मुझे कष्ट है, और मैं उत्तराखंड के देवी देवताओं से अनुरोध भी करूंगा, अंकिता भंडारी के नाम पे इस तरीके से मौन रहने वालों को बर्बाद करने का काम करें। कुलदीप जी, आपने सुना अंकिता भंडारी, इस मामले को लेकर करण महारा ने भी इसी मामले का जिक्र किया है, और उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर कहा है कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस का समर्थन करेगी।
कुलदीप जी अनम्यूट करिएगा। हाँ जी जी जी। देखिए सोनी, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में मुद्दे नहीं है। मुद्दे उत्तराखंड में, क्योंकि मुद्दों पर ही राज्य उत्तराखंड बना है। राज्य निर्माण को लेकर के, रोजगार को लेकर के, पलायन को लेकर के मुद्दे थे। राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई, सभी दलों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी और राज्य बना। लेकिन राज्य बनने के बाद ऐसा नहीं है कि मुद्दे खत्म हो गए हैं, या आज की डेट में जब हम डिबेट कर रहे हैं मुद्दे नहीं है। पलायन, लेकिन फोकस उत्तराखंड बनने से पहले अंकिता के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, केवल मैंने ये कहा है। इस पर जवाब भी चाहता हूं मैं पूरे प्रदेश की सरकार से भी, नेताओं से भी, जनता से भी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनका दुनिया में डंका बज रहा है, जिनके नाम से सरकार बनी है, जिन्हें उत्तराखंड की महिलाओं ने खूब वोट देकर के सरकार बनाई है, एक अंकिता के लिए प्रधानमंत्री। राजेश जी, कुलदीप जी को बात पूरी कर लेने दीजिए जी। देखिए रस्तोगी जी, मैं प्रधानमंत्री का या सरकार का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, और जो यथार्थ है उत्तराखंड राज्य का, मैं वो उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है ना कुलदीप जी, अपनी बात समर्थ भी हो सकते हैं, इससे असमर्थ के ऊपर कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि आप चौथे स्तंभ है। लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने कोई निंदा करी? मैं देखिए, सबके घर चले जाते हैं, उत्तराखंड में उस बेटी के घर भी गए हैं क्या? मौका लगा क्या उनको? ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपके सिली मुख से। आप निष्पक्ष हैं, आप किसी दल के नहीं है। क्या उस बेटी के लिए, जिसके साथ जांचती हुई, जिसका कत्ल कर दिया गया, जिसका फोन भी बरामद नहीं हुआ, जिस फोन से वीआईपी का नाम पता चलना था, क्या मेरे ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनका टंका पूरे दुनिया में, भारत की नहीं बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस का वर्कर हूं, दिल से कह रहा हूं, कुलदीप जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोले, बस आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, बोले या नहीं बोले। देखिए, प्रधानमंत्री जी गए होते या नहीं गए तो ये बात कहीं छुपी नहीं होती, और ये ना तो अखबारों में छुपी होती, ना वास्तविकता में कहीं छुपी होती। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं। उत्तराखंड के कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जो राज्य के बनने के दौर से चले आ रहे हैं, जिनमें पलायन और बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे हैं जो एक तरीके से अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि स्थायित्व की ओर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 2001 में भी ये मुद्दे थे, हम कॉलेज में पढ़ा करते थे। ठीक है, और आज 22 साल के बाद, 23 साल के बाद जब हम यहाँ बैठ करके डिबेट कर रहे हैं राज्य बनने को लेकर के, तभी यही मुद्दे हैं। ठीक है, इसके अलावा कई जीवंत मुद्दे जो थे, जो हैं, उसमें चाहे यूके SSS का मामला हो, यूके PCS का मामला हो, या अंकिता का जो हत्याकांड है, ये तमाम मामले हैं। इन तमाम मामलों पर ये तो राजनीतिक दलों के लिए, सत्ता पक्ष के विरुद्ध राजनीतिक दलों के पास मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जाकर के जनता का समर्थन हासिल कर सकती है। लेकिन अगर राजनीतिक दल या विपक्ष के नेता अगर इन मुद्दों को लेकर के जनता का समर्थन हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं, तो इसमें किसी पत्रकार का तो दोष नहीं है ना, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे सुन रहा था। ठीक है, दूसरा मुझे कभी कभी बड़ा हास्यास्पद लगता है, हमारे एक बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता यहाँ पर बैठे थे अभी, जब विधानसभा का चुनाव था और हरीश रावत जी काशी सिंह आर्य जी से मिलने गए थे, और जब उत्तराखंड की बात हो रही थी, उत्तराखंडियत की बात हो रही थी, तब इसी चैनल पे बड़ी तारीफें और बड़े कसीदे कढ़े गए। और आज जो बात निकल करके आई, देखिए, विरोध करना एक अलग बात है और भड़ास निकालना एक अलग बात है। कुलदीप जी, समय परिवर्तनशील है, तो समय के साथ साथ जब सत्ता बदलती है तो सत्ता के प्रति जो अपने अपने भाव होते हैं वो भी बदल जाते हैं। तो इसी के साथ, क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विपक्ष अपने आप को कह रहा है कि हम पूरी तरीके से एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, आंतरिक स्थिति से बेहद मजबूती के साथ हम लोकसभा का चुनाव फतेह करेंगे, इसमें बीजेपी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि कौन किस पर कितना भारी नजर आता है और जनता का समर्थन किसको मिलता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।